हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लास 9-10 चैनल। और आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रेफरेंस बुक्स एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों, इसका पार्ट 1 मैं कल रिलीज कर चुका हूँ, आज इसका पार्ट 2 होने वाला और ये आखिरी पार्ट होगा। बच्चों, कल हमने कुछ अच्छे सवाल किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, जो यूजुअली हम लोग एनसीईआरटी बुक्स में या फिर रेफरेंस बुक्स में नहीं देखते हैं, देखते भी हैं तो उन क्वेश्चन को यूजुअली स्किप कर देते हैं। तो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के लिए और कुछ अच्छे और कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आया हूं। हम लोग मिलके सोचेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को मुश्किल नहीं समझना है, क्वेश्चन को बस साथ मिलके समझेंगे, हमें प्रोसेस समझना है, क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है और देखना है। हम लोग साथ में मिलके करेंगे, है ना। एक तरीके से ग्रुप स्टडी समझो इसको, कि मैं आपका पीयर ही हूं, हम लोग साथ में एक रूम में बैठे हैं और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अच्छे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इस क्लास को बच्चों इस तरीके से आपको ट्रीट करना है। बाकी जिन बच्चों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, आप लोग जाओ इसका पार्ट 1 भी देखो, उसमें भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलो बच्चों, चालू करता हूं मैं इस सेशन को और शोकेस करता हूं अपना पहला सवाल। मेरा पहला सवाल ये है बच्चों, ठीक है। अच्छे से दिख रहा होगा सब लोगों को, आई होप। मैं एक बार रीड आउट कर देता हूं आप लोगों के लिए। इफ द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c a is not equal to 0 passes through two distinct points rk and sk, what is f of r + s? ठीक है, दोबारा अच्छे से तसल्ली से इस क्वेश्चन को पढ़ो बच्चों। देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, क्या आपसे पूछा जा रहा है, और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो क्या कोई ट्रिक लग सकती है, क्या मैं आंसर तक जल्दी पहुंच सकता हूं। सबसे पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो और कॉम्प्रीहेंड करने की ट्राई करो कि भाई इस क्वेश्चन में आपको गिवन इंफॉर्मेशन क्या है और आप उससे क्या ऑब्जर्व कर पाते हो। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खूबसूरती ना मैं इस क्वेश्चन में दिखाऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, ओवरऑल मैथ्स की खूबसूरती मैं आपको इस क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि कितनी प्यारी तरीके से ये क्वेश्चन सेट किया गया है, कितने प्यारे तरीके से क्वेश्चन सेट किया गया है। तो बच्चों, आप लोग एक ट्राई दो इसको, है ना, गिव इट अ ट्राई एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट कि इसमें क्या हो रहा है, क्या बताया जा रहा है और क्या करना है ना, डेस्टिनेशन क्या है हमारी। फिर हम लोग साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने बोला बच्चों, इस क्लास को टेक इट एज अ ग्रुप स्टडी, है ना, एक ग्रुप स्टडी की तरह लो कि हम लोग एक सेम रूम में बैठे हैं, अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, मैं आप लोगों से कुछ सीख रहा हूं, आप लोग कुछ नए अच्छे प्रोसेसेस सिखा रहे हो, कुछ मैं आपको सिखा रहा हूं। तो टेक इट लाइक दैट, तो और भी आप लोगों को मजा आएगा, है ना। चलो अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। 1 by 1 हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। इफ द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ax² + bx + c a इज नॉट इक्वल टू 0, ऑब्वियसली अगर a 0 हो जाता है बच्चों तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं, क्योंकि x² वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी। देन इट विल बिकम अ लीनियर इक्वेशन, राइट। पासेस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स r k एंड s k, व्हाट इज f of r + s? ठीक है बच्चों, अब उसने बोला हुआ है कि 2 पॉइंट से पास करता है इसका ग्राफ। अब लेट्स से इसका ग्राफ बच्चों कुछ ऐसे टाइप का ही होगा ना, ax² + bx + c। अब मान लो कि a > 0 है, ठीक है, a > 0 है, तो मैंने आप लोगों को सिखाया था ना, इसका ग्राफ दिखेगा ऐसे, और अगर a < 0 होता है तो बच्चों इसका ग्राफ दिखता है ऐसे, ठीक है। अब उसने बोला है कि भाई k, देखो आप एक चीज नोटिस करो कि यहां पर भी k है, यहां पर भी k है, मतलब y सेम है। मतलब ऐसे पॉइंट जैसे x, मान लो कि ऐसा है, ये है x, राइट, और ये है मेरा y, ऐसे सिमिलरली x है। अब ये 2 पॉइंट्स ऑब्जर्व करो बच्चों, ये 2 पॉइंट्स पे y की वैल्यू मेरी सेम हो गई ना। इसको रूट से अभी कंफ्यूज मत करना, ठीक है। यहाँ पे रूट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ उन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं जिससे ये ग्राफ होके गुजर रहा है। मतलब आप ये समझो कि ऐसे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं जहां पे x की वैल्यू अलग अलग है और एक y की वैल्यू आ रही है k, ठीक है। इसको अगर मैं इन इक्वेशंस में डालूं, है ना, इसको अगर मैं इन इक्वेशंस में डालूं बच्चों, तो क्या ये है f of x, ठीक है। इसको लिखते हैं f of x। f of x मेरे को गिवन है बच्चों ax² + bx, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब उसने बोला हुआ है कि भाई ये ग्राफ r, k से जाता है। r, k मतलब r हो गया मेरा x,
k हो गया मेरा क्या y, है ना। तो मतलब f ऑफ k जो कि y के इक्वल ही होता है बच्चों, ये हो जाएगा f ऑफ k इज इक्वल टू व्हाट, AR स्क्वायर प्लस BR प्लस किसके बराबर प्लस C, और ये बच्चों y पे किसके बराबर आ रहा है, k के बराबर। ठीक है, समझ गए, यहां तक समझ गए सारे के सारे बच्चे मेरे, है ना। कुछ नहीं किया बच्चों, इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट को यहाँ पे x पॉइंट को और y पॉइंट को मैंने इस इक्वेशन में डाल के लिख दिया ना। बहुत बेसिक सी चीज करी है। ये मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ये गिवन है मेरे को, और बोला गया है कि ये ग्राफ बच्चों इन दो पॉइंट से जाता है, गुजरता है। तो मैंने कुछ नहीं किया, x की जगह r डाला, तो जो मेरी इक्वेशन की वैल्यू आएगी वो k के इक्वल आएगी, है ना। ये चीज आपको मैं दोबारा समझा देता हूं बच्चों। जो आप f ऑफ x लिखते हो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो, उसकी जो वैल्यू आती है वो y के बराबर होती है, और जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं बच्चों वो x की वैल्यू पुट करते हैं ना। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पुट करी, तो इसकी पूरी जो वैल्यू आएगी वो उस x पे जो y की वैल्यू होगी, जैसे r जब डालूंगा तो वैल्यू क्या आएगी y की k, जब s डालूंगा तो वैल्यू क्या आएगी k। मतलब यहां से देखो कि ये वाला पॉइंट बच्चों, इसको रूट से मत कंफ्यूज करना, मैं इसको ना दोबारा बना देता हूं एक बारी, इसको रूट से कंफ्यूज कर दोगे वरना आप लोग। ठीक है, मतलब गिवन क्या है मेरे को एक्चुअली बोल क्या रहा है, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ऐसे, और a लेस देन 0 तो ऐसे। ठीक है, एक मेरा कोई ऐसा पॉइंट मान लो कि ये है मेरा y, ये कॉमन हो गया ना y के लिए। ठीक है, ऐसे ही मैं यहां बना देता हूं। तो ये मेरा पॉइंट गिवन है मेरे को r, k, और ये पॉइंट गिवन है मेरे को बच्चों s, k। ठीक है, ये वाला पॉइंट मेरे को गिवन है बच्चों s, k। एक सेकेंड मैं वापस जाता हूं स्लाइड पे, है ना। हाँ, ये वाला पॉइंट गिवन है बच्चों मेरे को s, k। ठीक है, अब बच्चों सिमिलरली मैं x की जगह r डाल दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, s भी है ना, s से भी गुजरता है एक कर्व, तो कैसे लिख सकता हूं मैं, ये k हो गया। सिमिलरली अगेन आई कैन राइट f ऑफ k नहीं आएगा यहाँ पे, f ऑफ r आएगा। ठीक है, इसको सही कर लो बच्चों, यहाँ पर आएगा f ऑफ r। ठीक है, f ऑफ r, और यहाँ पे f ऑफ s हो जाएगा मेरा a स्क्वायर प्लस bs प्लस c इज इक्वल टू k अगेन। ठीक है, अब बच्चों हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल चेक होगी। ठीक है, ध्यान से देखो, पहुंचना कहां तक है, r प्लस s तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है बच्चों, r प्लस s तक पहुंचना है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, चलो मैं इसको पहले रब कर देता हूं यहाँ पे, और अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे बच्चे, मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे। ठीक है, बस इस स्टेप के बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इन दोनों को ऐसे लिख देता हूं ax स्क्वायर, ठीक है, r और s की जगह मैं दोबारा इसको जनरल x में कन्वर्ट कर रहा हूं, ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx प्लस c माइनस k इज इक्वल टू 0। एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख देता हूं, तो कैन आई से इसके जो रूट्स हैं वो मेरे रूट्स हैं r और s। कैन आई से दिस, अगर मैं एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देता हूं, इसको ऑब्जर्व करके अगर मैं एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देता हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं उसके रूट r और s होंगे? क्यों? क्योंकि यहां से आप देख सकते हो ar स्क्वायर प्लस br प्लस c माइनस k इज इक्वल टू 0, और फिर दोबारा as स्क्वायर प्लस bs प्लस c प्लस माइनस k इज इक्वल टू 0। मतलब r और s इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और 0 के इक्वल कर रहे हैं, है ना। तो मतलब r और s इक्वेशन की क्या हुए बच्चों, रूट्स हुए, और यहां से मेरे पास आ गई मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पे r और s मेरे रूट्स हैं। अब बच्चों r प्लस s क्या है, समेशन ऑफ रूट्स ही तो है ना। r प्लस s क्या है, समेशन ऑफ रूट ही तो है। अब मेरे को यहां से बताओ जरा, r प्लस s किसके बराबर आएगा, r प्लस s आ जाएगा माइनस b बाई a के बराबर, है ना, माइनस b बाई a के बराबर, समेशन ऑफ रूट से माइनस b बाई a के बराबर आएगा। अब बच्चों, अब गेम ही खत्म हो गया सारा का सारा। अब मैं क्या मिटाऊं अब, अच्छा चलो, अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ,
अब मुझे एक बात बताओ, मैंने देख लिया है कि r प्लस एस माइनस बी बाई ए के बराबर है। अब मेरे को f ऑफ r प्लस एस निकालना है, मतलब दैट इज इक्वल टू f ऑफ माइनस बी बाई ए निकालना है। सही या गलत? सही या गलत? एकदम सही। दैट विल बी इक्वल टू a टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब a टाइम्स ऑफ माइनस बी बाई ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b टाइम्स ऑफ माइनस बी बाई ए प्लस सी इज इक्वल टू, ठीक है, जो भी आएगा। अब देखते हैं f ऑफ माइनस बी बाई ए क्या आएगा बच्चों। जब इसको काटोगे आप तो यहां से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाय ए, है ना। ये हो जाएगा, नहीं, माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए, फिर यहां से बनेगा बच्चों माइनस बी स्क्वायर बाय ए, है ना, बी स्क्वायर बाय ए प्लस सी। बी स्क्वायर बाय ए से बी स्क्वायर बाय ए कैंसिल। मेरा आंसर किसके बराबर आया बच्चों? सी के बराबर। मतलब माय राइट आंसर इज ऑप्शन बी। समझ पाए बच्चों? बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। आपकी ऑब्जर्वेशन चेक हो रही है कि आप इस तरीके से आप ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑब्जर्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों को प्रूफ में भी आ सकता है, आप लोगों के एनसीईआरटी एग्जाम में प्रूफ में भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन करने का तरीका थोड़ा अलग है जो बच्चों को यूजुअली स्ट्राइक नहीं करता है, ठीक है। तो मैं एक बारी दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। हमने कुछ नहीं किया, हमने पहले f ऑफ x लिख दिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर हमें गिवन है कि इन दो पॉइंट से इसका ग्राफ गुजरता है, तो हमने एक बारी r डाल दिया, वो हो गया k के बराबर। सिमिलरली s डाल दिया, वो भी हो गया k के बराबर। फिर यहां से मेरी अचानक से नजर गई कि भाई अगर इसको मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c माइनस k इज इक्वल टू 0 बोल दूं, इस इक्वेशन को, है ना, इसको मॉडिफाई कर दूं थोड़ा सा, तो भाई इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे r और s, क्योंकि मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि r और s इसको सेटिस्फाई करते हैं, है ना, r और s इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो यहां से मेरे पास बच्चों r प्लस s की वैल्यू आ जाती है माइनस बी बाई ए, और मेरे को निकालना है फंक्शन की वैल्यू एट r प्लस s। मैंने x की जगह यहाँ पे r माइनस बी बाई ए डाल दिया, तो देखा कि b और a तो कट ही गए सबके सब, सिर्फ बचा c। तो दैट इज माई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट तबाही क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मेरा ये रहा, ठीक है। दोबारा बहुत बेहतरीन सवाल है। इन सब से आप लोग डरना मत, देखिए कि ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं, मैं बता देता हूं। इसका मतलब है 3 टू इन्फिनिटी, मतलब a की वैल्यू आपको बतानी है क्वेश्चन में कि कहां से कहां तक हो सकती है। तो एक ऑप्शन है 3 टू इन्फिनिटी, मतलब 3 और इन्फिनिटी के बीच। ये कहता है -3 से -2 के बीच, या और प्लस 2 से 3 के बीच। ये साइन है मेरा यूनियन का। यूनियन मतलब होता है बच्चों प्लस, ठीक है। फिर ये है 2,3 मतलब 2 से 3 के बीच, और ये है -3 से 3 के बीच, ठीक है। अब बच्चों एक बारी क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? क्वेश्चन कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस ax प्लस 1 इज लेस देन √5 देन a बिलोंग्स टू, ठीक है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है ना बच्चों, कितना सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है ना सुनने में, कि भाई उसने बोल दिया डिफरेंस बता दिया रूट का। अब जिन बच्चों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थोड़े से भी प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे उनको पता है कि डिफरेंस ऑफ रूट्स दिया हुआ है, तो हम यूजुअली इजीली उसको अल्फा बीटा की टर्म्स में लिख सकते हैं, और वहां से हम ए के लिए कंडीशन निकाल लेंगे, है ना। चलो तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोगों को कैसे करना है। गिवन इक्वेशन इज बच्चों, गिवन इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन गिवन है बच्चों। अब यहां पे मेरे को दिया हुआ है इज लेस देन √5, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है? डिफरेंस, मतलब मान लो कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं बच्चों, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो मेरे को गिवन है अल्फा माइनस बीटा, या फिर बच्चों अगर बीटा बड़ा हुआ तो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू √5, ठीक है। ये गिवन है मेरे को, है ना, ये गिवन है मेरे को,
ठीक है, समझ आया। लेकिन बच्चों मेरे को एक बात बताओ, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर क्या सेम नहीं होगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर भी हो जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर भी हो जाता है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मतलब अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे को अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फा दो केस लेके नहीं चलना पड़ेगा, सिर्फ एक केस लेके चलना पड़ेगा। मैं इसको या तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख दूं या फिर बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिख दूं, एक ही चीज है। तो मैं इसको लिख देता हूं अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 5, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मैंने कर दिया तो मेरा वहां से ये यहां से आ गया ये। अब बच्चों अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं? बहुत ध्यान से देखना, कुछ बच्चे आप में से ये चीज जानते होंगे, कुछ बच्चे कुछ नहीं करेंगे, हम लोग आइडेंटिटीज का यूज करेंगे बस। इसको लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5। कैसे हुआ देख लेते हैं भाई। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, फिर माइनस 4 अल्फा बीटा है तो 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा हो गया माइनस 2 अल्फा बीटा। मतलब ये कुछ भी नहीं, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के बराबर ही है। दोनों के दोनों हैं सेम, लेकिन बस रूप अनेक है दोनों के, है ना, रूप अलग अलग है दोनों के। तो चलो बच्चों, अब मेरे को पता है अल्फा प्लस बीटा क्या आता है मेरा, माइनस बी बाय ए, है ना, माइनस बी बाय ए। तो मेरा अल्फा प्लस बीटा यहां से आ जाएगा बच्चों ए के बराबर, है ना। वहां पे माइनस ए दिया हुआ है तो मेरा माइनस बी बाय ए क्या हो जाएगा? ए के बराबर। तो यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा किसके बराबर आएगा बच्चों? 1 के बराबर आएगा, है ना। माइनस 4 इज इक्वल टू 5। यहां से मेरे पास क्या आएगा बच्चों? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, है ना। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया मेरे पास यहाँ से, है ना। तो बच्चों अब इज इक्वल टू क्यों कर रहा हूं मैं? नहीं, इज इक्वल टू नहीं आएगा ना बच्चों, यहाँ पे किसी ने बताया भी नहीं। देखो बताओगे कैसे? हाँ, तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये दिया हुआ लेस देन 5, है ना, लेस देन 5। तो यहाँ पे एक मेरे से बेसिक सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हर जगह लेस देन का साइन आएगा, ठीक है। यहाँ पे हर जगह बच्चों लेस देन का साइन आएगा, है ना, लेस देन का साइन आएगा। फिर यहां पर भी लेस देन का साइन आएगा, यहां पर भी लेस देन का साइन आएगा, यहां पर भी लेस देन का साइन आएगा। अब बच्चों ये आ गया मेरे पास कि ए स्क्वायर इज लेस देन 9। अब इसका डायरेक्टली मतलब अगर मैं लिखूं तो इसका मतलब होता है ए की वैल्यू 3 से -3, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। ए की वैल्यू -3 से 3 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ए स्क्वायर लेस देन 9 का मतलब ये होता है। लेकिन आपको मैं ये समझाऊंगा, ये आप 11th में और अच्छे से समझोगे, 11th में जब अलजेब्रा करोगे। लेकिन समझो बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है, कि ये आया कहाँ से। ए स्क्वायर लेस देन 9 का मतलब क्या है, ठीक है, कुछ नहीं आता हमें, हम एकदम देहाती हैं, गाँव से आए हैं अभी अभी, है ना। हम लोगों को बेसिक चीजें, टर्मिनोलॉजीज कुछ नहीं आती हैं, लेकिन हम लोग समझने के काबिल हैं कि भाई ए स्क्वायर अगर लेस देन 9 है, मेरे को इसका मतलब ये समझ आता है कि भाई ए को 3 से छोटा होना पड़ेगा अगर सिर्फ मैं पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं, है ना। 3 से बड़ा हो जाएगा तो 9 से बड़ा चला जाएगा स्क्वायर, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं रहेगी। फिर मैंने देखा कि यार -3 का भी तो स्क्वायर 9 होता है, तो -3 से छोटा नंबर ले लेता हूं, मान लो -2 ले लेता हूं, हाँ तो ये चीज सेटिस्फाई करेगी। लेकिन -3 से अगर मैं बड़ा नंबर ले लेता हूं बच्चों, -3 से अगर मैं बड़ा नंबर ले लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया -4, ठीक है, -4 ले लिया मैंने। अब यहां पे बच्चों एक चीज समझो, क्या बोल रहा है वो, ए स्क्वायर शुड बी लेस देन 9। अगर मैं -4 ले लेता हूं तो स्क्वायर मेरा बच्चों 16 पहुंच जाएगा, मतलब वो भी मेरी रेंज के बाहर है। तो मेरी रेंज क्या है कि a शुड बी लेस देन 3 एंड a शुड बी ग्रेटर देन -3, ठीक है। a शुड बी लेस देन 3 एंड a शुड बी ग्रेटर देन -3। इसके बाहर जाऊंगा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो यहां पे जब मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं बच्चों, कि एक चीज 3 से छोटी होनी चाहिए और वही सेम चीज -3 से बड़ी होनी चाहिए, तो जब मैं इसको यहां पे लिखूंगा -3 और 3, ठीक है, -3 और 3, तो x बच्चों इसके बीच में ही तो लाया करेगा, है ना। तो यहां पे मेरी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 से 3 तक, ठीक है। आई होप आप लोग ये समझ पाए होंगे, और वही यहां से आया है, ठीक है। अब ये देख के बच्चे क्या करेंगे, फटाफट डी को आंसर मार देंगे।
कर दिया सर ने सॉल्व फटाफट। बच्चे बोलेंगे सर डी आंसर है। ये गलती नहीं करनी है, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा पाप होगा बच्चों, क्योंकि अभी एक कंडीशन रहती है जो हमें लगानी है जिससे ए पे और कंस्ट्रेंट आएगा, और वो क्या है? इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज लेस देन √5। बच्चों अब मेरे को बताओ, मतलब मेरे जो रूट्स होने चाहिए वो रियल भी तो होने चाहिए, है ना? रूट्स मेरे रियल भी तो होने चाहिए। ये कंडीशन की तो मैंने अभी तक बात ही नहीं करी है। रूट्स रियल की कंडीशन क्या होती है? b² - 4ac। तो यहां से b² क्या आएगा बच्चों? a² - 4 शुड बी ग्रेटर देन, और यू कैन ऑल्सो से इक्वल टू 0। चाहे रियल हो, चाहे डिस्टिंक्ट हो या फिर इक्वल हो, है ना? कुछ भी हो मुझे चलेगा, ठीक है। अब यहां से मेरे पास आता है बच्चों a² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब दोबारा एक इनइक्वालिटी वाली चीज आ गई। अब इसको कैसे देखना है बच्चों? a² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। a² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या है कि यहाँ पे अब मैं 2 से जब नीचे वाली वैल्यूज लूंगा, 0 से 2 के बीच की वैल्यूज लूंगा, तो वो काउंट नहीं करेंगी, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं करेंगी। अब मेरे को चाहिए या तो 2 या से 2 से बड़ा, पॉजिटिव एंड में इसको सेटिस्फाई करने वाला, ठीक है। मान लो ये है मेरा ओरिजिन, ये रहा मेरा 2, ये रहा बच्चों मेरा -2, ठीक है। ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, हाँ। 2 डालने पे इक्वल टू 4 हो जाएगा। 1 डालने पे बच्चों 1 डालने पे 1 हो जाएगा, तो a² तो 1 के बराबर हो जाएगा, और मेरे को चाहिए a² ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मतलब ये गलत है, मतलब यहां से लेके यहां वाला रीजन मेरे को काउंट नहीं करना है ना? कहां से लेके यहां वाला रीजन मेरे को काउंट करना है, ठीक है। 2 to ∞, ठीक है। फिर बच्चों जब मैं नेगेटिव साइड पे जाता हूं, दोबारा -2 से जब ऊपर जाऊंगा, मतलब -2 से जब मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगा, ऊपर का मतलब है लेफ्ट साइड में जब मैं जाऊंगा, -3, -4, -5 लूंगा, तो सारे के सारे सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन 0 से -2 के बीच में ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। मतलब यहां पे क्रॉस और यहां पे ये होगा सेटिस्फाई, यहां पे ये होगा सेटिस्फाई, ठीक है। तो यहां से बच्चों मेरे पास आ जाता है। अब देखना, अब एक ही ऊपर एक ये कंस्ट्रेंट है, एक ये कंस्ट्रेंट है, तो मिलके जो कंस्ट्रेंट बैठेगा मेरा, वही मेरा आंसर होगा। अब वो बच्चों देखो मैं आपको कैसे सिखाता हूं, ठीक है। वो आप ध्यान से देखना कि हम लोग कैसे करेंगे। अब मैंने यहां पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। ये है मेरा बच्चों 0, ठीक है। ये रहा मेरा 2, ठीक है। ये रहा मेरा 2, और फिर ये रहा मेरा -2, ठीक है। एक और मैंने कर लिया, ये रहा मेरा 0 बच्चों, ये रहा मेरा 3, और ये रहा मेरा -3, ठीक है। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना बच्चों मैं क्या करने वाला हूं। यहां से मेरे पास आता है कि भैया ये वैल्यूज a के लिए सूटेबल हैं, ये वैल्यूज a के लिए सुटेबल हैं, और भैया मेरे पास यहां से आता है कि ये वाली वैल्यूज a के लिए सुटेबल है ना? यहां से मेरी ये वाली वैल्यू सुटेबल है। अब मैं जरा इसको ऐसे नीचे करता हूं, अब मैं इसको नीचे करता हूं, मतलब दोनों जो मैंने नंबर्स लाइन बनाई है उस पे जो कॉमन पार्ट दिख रहा है, मतलब ये वाला और ये वाला, है ना? ये रहा मेरा 2, ये रहा मेरा -2, और ये रहा मेरा 2। मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन है जो दोनों कंडीशंस में सैटिस्फाई होगा। मतलब a शुड बिलोंग टू -3 से -2, फिर गैप आ जाएगा, ये वाला पोर्शन नहीं कंसीडर करूंगा क्योंकि यहां से दिख रहा है कि ये पोर्शन कंसीडर नहीं होगा, तो फिर हो जाएगा 2 से 3। अब बच्चों कौन सा ऑप्शन आपको ये बता रहा है कि -3 से -2 जाओ, फिर छोड़ दो, बीच का पोर्शन छोड़ दो, फिर ऐड कर दो 2 से 3 के बीच की वैल्यूज। तो माय राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है बच्चों। बहुत बेहतरीन सवाल है। फिर से आप लोग ये मत सोचना कि सर हमें इनइक्वालिटी नहीं आती है, कैसे सॉल्व करते हैं। सब इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू एक्चुअली सी द नंबर्स। आप नंबर्स को देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे। अब जैसे अब मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया कि a² लेस देन 9 का मतलब क्यों है कि a -3 से 3 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि भाई इससे ऊपर चला जाऊंगा मैं, 3 से ऊपर चला जाऊंगा या फिर -3 से लेफ्ट में चला जाऊंगा मैं नंबर लाइन पे, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी,
है ना। सिमिलरली ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब है बच्चों कि 2 से मैं राइट में जा सकता हूं और -2 से मैं लेफ्ट में जा सकता हूं, मैं बीच में नहीं रह सकता, क्योंकि बीच में रहूंगा तो दोबारा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। फिर हमने देखा भाई 2 कंस्ट्रेंट है ए पे, तो इन दोनों कंस्ट्रेंट को पैरेलली हम लोगों ने देखा और देखा कि भाई कौन सी एक ऐसी नंबर लाइन पे कॉमन रेंज है जो दोनों कंडीशंस के लिए कॉमन है, वहां में ए मेरा वहां पे एग्जिस्ट कर सकता है, और वो देख के मैंने आंसर लगाया मेरा ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत तसल्ली से धीरे धीरे क्वेश्चंस करा रहा हूं बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा इन क्वेश्चंस को देख के डरे नहीं या फिर ये नहीं सोचे कि सर ये क्वेश्चंस हमें समझ नहीं आ रहे। हर बच्चे को ये फील होना चाहिए कि सर बहुत सही, मजा आ रहा है, हम लोग को कुछ नया सीखने को मिल रहा है। बच्चों मुश्किल क्वेश्चंस कुछ नहीं होते हैं, इट्स ऑल अबाउट योर मेंटालिटी। ठीक है, मुश्किल कुछ नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत एक कॉमन स्टोरी सुनी होगी बच्चों कि शेर हाथी से छोटा होता है, ठीक है, चीता शेर से तेज भाग सकता है, लेकिन फिर भी शेर इज द राजा ऑफ जंगल, जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटालिटी। अपनी मेंटालिटी की वजह से वो हाथी पे भी भारी पड़ता है, अपनी मेंटालिटी की वजह से वो चीता पे भी भारी पड़ता है। मतलब वो हाइट वेट के मामले में पीछे है, स्पीड के मामले में पीछे है, लेकिन स्टिल शेर इज नंबर 1, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटालिटी। तो चलो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा प्लस k बीटा प्लस k आर रूट्स ऑफ दिस। देन आपको बताना है b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय q स्क्वायर माइनस 4pr किसके बराबर होगा। ठीक है, आपको बताना है कि किसके बराबर होगा। आप लोग अच्छे से टाइम लो क्वेश्चन का, और बच्चों जो भी मैंने अभी तक क्वेश्चन कराया है ना उसके सॉल्यूशंस का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है, ताकि फ्यूचर में जब आप लोग वो क्वेश्चन करते हुए कहीं पे कंफ्यूज होते हो तो आप लोग आके देख सको सॉल्यूशन की सर ने कैसे एक्सप्लेन किया था। चलो अब हमें एक इक्वेशन दी हुई है, उसके रूट दिए हुए हैं अल्फा बीटा, और दूसरी इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं अल्फा प्लस के बीटा प्लस के। अब ये क्वेश्चन तो मेरे को बहुत इजीली विजुअलाइज हो रहा है बच्चों, और आई होप आप लोगों को भी हो रहा होगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्यू स्क्वायर माइनस 4pr कुछ डी टाइप का दिख रहा है ना, डिस्क्रिमिनेंट टाइप का दिख रहा है, तो देख लेते हैं भाई कैसे आएगा। और बच्चों याद रखना डिस्क्रिमिनेंट तक पहुंचने के लिए ना डिफरेंस ऑफ रूट्स यूज होता है ना, मोस्टली डिफरेंस ऑफ रूट्स यूज होता है ना। तो बच्चों चलो अब मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है बच्चों, मेरे को एक बात बताओ, अल्फा, बहुत सिंपल सी चीज लिख रहा हूं, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इट इक्वल टू अल्फा प्लस के। ठीक है, अल्फा प्लस के, रुक जाओ मैं यहाँ पे रब कर लेता हूँ एक बार इसको, अल्फा प्लस के, हाँ, इज इक्वल टू अल्फा प्लस के माइनस बीटा प्लस के का होल स्क्वायर। इज दिस राइट और रॉन्ग, इज दिस राइट और रॉन्ग? कुछ नहीं किया, अल्फा प्लस के ले आया माइनस बीटा प्लस के ले आया, और जब इसको खोलूंगा तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ही बन जाएगा, है ना। कुछ भी नहीं किया, बस एक छोटी सी मैंने गेम खेल दिया यहाँ पे, ताकि मैं अल्फा बीटा का भी यूज कर पाऊँ यहाँ से, और अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के का भी यूज कर पाऊँ। ठीक है, अब बच्चों मेरे को बताओ जरा, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पिछले उसमें भी दिखाया था क्वेश्चन में, ये लिखा जा सकता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर सबको। और बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दोबारा इसको मान लो आप a समथिंग a, इसको मान लो आप समथिंग b। ठीक है, तो a माइनस बी के स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं दोबारा, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये हो जाएगा बच्चों अल्फा प्लस के प्लस बीटा प्लस के का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस के इंटू बीटा प्लस के। ठीक है, एक बारी सारे के सारे बच्चे ध्यान से देख लो कि मैंने किया क्या है।
ठीक है, कुछ नहीं किया, पहले दोनों को ऐसे रिलेट करके लिख दिया, फिर मैंने वही अपनी स्मार्टनेस से a माइनस बी के होल स्क्वायर को लिख दिया, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, क्योंकि मेरे को सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है। ठीक है, अब बच्चों यहां से अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी बाय ए का स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी बाय ए का स्क्वायर, मतलब यहां से मेरा आ जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, है ना, सही बच्चों। और मेरे पास c बाय ए है, तो यहां से आ जाएगा माइनस 4c बाय ए। ठीक है, इक्वल टू, अब बच्चों अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के, मतलब इसके रूट्स हैं ना, तो अल्फा प्लस के प्लस बीटा प्लस के किसके बराबर हो जाएगा, q बाय आर के बराबर। तो यहां से ये आ जाएगा मेरा q स्क्वायर माइनस q बाय आर के बराबर, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, फिर माइनस 4 टाइम्स ऑफ c बाय ए, दैट इज r बाय p। कोई शक? अभी तक बच्चों को कुछ शक? q बाय p होगा यहाँ पे, q बाय p होगा यहाँ पे, है ना। चलो इसको कर देते हैं q बाय p का स्क्वायर। ठीक है, अभी तक कोई शक बच्चों को? अब इसके आगे मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे राइट साइड पे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैं अगर एलसीएम ले लेता हूँ लेफ्ट साइड पे, तो a स्क्वायर मेरा एलसीएम हो जाएगा, a स्क्वायर मेरा एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो अपने आप ही बनती जा रही हैं चीजें, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू p स्क्वायर यहाँ पे मेरा हो जाएगा, और ऊपर क्या बन जाएगा बच्चों, q स्क्वायर माइनस 4pr, q स्क्वायर माइनस 4pr। अब मेरे को बताना किसकी वैल्यू है बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय q स्क्वायर माइनस 4pr, तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, तो मेरा यहाँ से आंसर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय q स्क्वायर माइनस 4pr इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर। दिस इज माय आंसर। ये आपका एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, तो इसका मेरा आंसर है ऑप्शन सी। एनसीईआरटी में ऑप्शंस नहीं देगा, आपको बोलेगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय q स्क्वायर माइनस 4pr a स्क्वायर बाय p स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करके दिखाओ। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखना कि बोर्ड ना आपका पुराने वाला सिस्टम नहीं रहा है कि 10 साल के क्वेश्चन कर लिए, काफी सारे क्वेश्चन सेम आते हैं, देख लिए तो मतलब हर क्वेश्चन बन जाएगा। अब ऐसा चांस है, प्रोबेबिलिटी है कि आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिले आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो क्या आप उसके लिए रेडी हो? दैट्स द बिग क्वेश्चन, दैट्स द बिग क्वेश्चन। तो आपको बच्चों उन क्वेश्चंस के लिए भी रेडी होना है जो शायद बोर्ड पहली बारी अपने एग्जाम में डाल रहा हो। ठीक है, अब वो चाहता है कि बच्चे की एनालिटिकल स्किल्स चेक करे, ऑब्जर्वेशन स्किल्स चेक करे। अब बच्चा वो हमारा जो चलता रहता था ना कि रट्टे मार मार के हम लोग 100 नंबर ले आ रहे हैं, 80 नंबर ले आ रहे हैं, फुल मार्क्स ले आ रहे हैं, अब वो चीज़ नहीं चलेगी, है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मकसद ही ये है, एक तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, एक अच्छी फाउंडेशन डेवलप हो आपकी, और जो हम लोग रट्टेबाजी करते थे ना वो बच्चे उससे निकले, है ना, रट्टेबाजी से हम लोग निकल पाए। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ a टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, a टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बी एन आइडेंटिटी, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पेयर a b इज। अब कुछ बच्चों के लिए ये क्वेश्चन कंप्लीटली नया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक नया वर्ड आया है बच्चों, आइडेंटिटी, है ना। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिटी होने के लिए क्या कंडीशन होनी पड़ेगी, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक बेसिक चीज बता देता हूं बच्चों। इफ दिस इज गिवन टू यू, अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी, सबसे पहले तो समझो कि इसका मतलब क्या है। हमने अभी तक क्या देखा था बच्चों, मैक्सिमम जो रूट्स हो सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हो सकते हैं, है ना, 2 रूट हो सकते हैं। लेकिन आइडेंटिटी क्या होती है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते हुए हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज एन आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज एन आइडेंटिटी। मतलब बच्चों a और b की मैं कितनी कोई सी भी वैल्यूज डाल दूं,
मेरी आइडेंटिटी हमेशा वैलिड रहेगी। आइडेंटिटी इज समथिंग जो डिपेंड नहीं करती, जिसमें कोई वेरिएबल पे डिपेंडेंसी नहीं है। आप वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू डालो, आपको आंसर हमेशा सेम मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे इसके 2 से ज़्यादा रूट्स हैं, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब हो जाता है बच्चों कि यहाँ पे x की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगी, है ना। इसका मतलब ये हो जाता है। और जब ऐसा आपको बोल दिया जाए या फिर जब ऐसा आपको दिखे कि भाई यहाँ तो x की बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज हैं, वहां पे बच्चों क्या होगा, क्योंकि हमें पता है, हमने तो पढ़ा है कि भाई 2 रूट्स मैक्सिमम होते हैं, तो इसके लिए कंडीशन जो आपको दिमाग में हमेशा अपने रखनी है, जब भी ऐसा गिवन होगा, दैट वुड मीन a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0, ठीक है। याद रहेगा सभी बच्चों को क्या कंडीशन है? कंडीशन है कि a b c तीनों के तीनों 0 होने चाहिए, ठीक है। a b c तीनों के तीनों क्या होने चाहिए बच्चों? 0 होने चाहिए। याद रहेगा सभी बच्चों को ये? याद रहेगा सभी बच्चों को ये? चलो, अब ये कंसेप्ट है मेरा आइडेंटिटी का, अब इसको बस अप्लाई करना। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि इस टर्म से आपको फेमिलियर करा पाऊँ, उस कंडीशन से आपको फेमिलियर करा पाऊँ। अब बच्चों मेरे पास इक्वेशन है a टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले तो हम लोग इसको ओपन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मेरी x स्क्वायर है, x है, यहाँ पर भी x स्क्वायर x है। तो सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म्स को अलग, x वाली टर्म को अलग और कांस्टेंट को अलग कर देता हूँ। तो यहाँ से आएगा बच्चों a टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस b टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से जब मैं खोलूंगा बच्चों इसको, तो x स्क्वायर के साथ एक a है और एक b है, दैट मीन्स a प्लस b टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। फिर बच्चों x के साथ क्या क्या है? एक है 2a प्लस 2a, है ना। फिर क्या है बच्चों? एक है माइनस 3b, और फिर क्या है बच्चों? यहाँ पे एक 1 भी है ना, यहाँ पे एक 1 भी है, प्लस 1 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। x वाली टर्म्स को भी मैंने ग्रुप कर दिया, एक बार दोबारा देख लेता हूँ। 2a माइनस 3b प्लस 1, और फिर कांस्टेंट के नाम पे क्या बचेगा मेरे पास? एक आएगा a, एक आएगा माइनस 2b और एक आएगा वो, तो ये हो जाएगा a माइनस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बोला बच्चों? अब मैंने क्या बोला कि सारे के सारे कोफिशिएंट शुड बी इक्वल टू व्हाट? 0। सारे के सारे कोफिशिएंट शुड बी व्हाट? इक्वल टू व्हाट? 0। तो चलो इसको कर, पहले यहां से मेरे पास क्या आ गया बच्चों? a प्लस बी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स a शुड बी इक्वल टू माइनस b, अगर इसको आइडेंटिटी होना है तो इस इक्वेशन को। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2a माइनस 3b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इज इक्वल टू माइनस 1। और बच्चों यहां से क्या आएगा मेरे पास? जरा मेरे को बताना, यहां से क्या आएगा? यहां से मेरे पास आएगा a माइनस 2b इज इक्वल टू अगेन माइनस 1। अगर सेकेंड वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं बच्चों, सेकेंड वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसको माइनस कर देता हूं दोनों को, है ना। इन दोनों को माइनस कर, यहां से मैं a और b की वैल्यू निकाल रहा हूं सबसे पहले, ठीक है। a और b की वैल्यू निकाल रहा हूं क्योंकि मेरे को बताना है कि a और b की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। पेयर में कितनी वैल्यूज हो सकती हैं। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 4, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2, ठीक है। समझ आया बच्चों? समझ आया? अब मैं जब माइनस करूंगा इसको तो ये कट गया, है ना। माइनस 3b माइनस माइनस 4b हो जाएगा b इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस माइनस 2, माइनस 1 प्लस 2 क्या हो जाता है बच्चों? 1। तो b की वैल्यू आ गई मेरी 1, b की वैल्यू मेरी आ गई 1। तो बच्चों a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1, है ना। a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। अब एक बार देख लेता हूँ ये सेटिस्फाई कर रहा है। माइनस 2a मतलब माइनस 2 माइनस 3, ये हो जाएगा बच्चों मेरा माइनस 2 माइनस 3, a की वैल्यू क्या आ रही है? एक सेकेंड बच्चों, दोबारा देख लेते हैं एक बार इसको सॉल्व करके। 2a से 2a कैंसिल हो गया, है ना। फिर माइनस 3b माइनस 4b, जब दोनों को मैंने माइनस किया तो यहाँ पे मेरा आएगा b, और फिर ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस माइनस 2 दैट इज 1। तो b की वैल्यू आ गई मेरी 1, तो वहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ गई माइनस 1। और हाँ बच्चों देखो यहाँ से ये चीज़ सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है ना,
यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू जब 1 डालूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा -3 और -3 इस साइड पे जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1, है ना। a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बच्चों 1, यहाँ से आ रही है मेरे पास a की वैल्यू 1, ठीक है। a की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1 और यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि a की वैल्यू जब मैं डाल रहा हूँ तो बच्चों आ रही है -1। तो कितने पेयर हो सकते हैं बच्चों, कितने पेयर हो सकते हैं मेरे पास, एक देखो, अब ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए, a और b की ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जो तीनों के तीनों को सेटिस्फाई करे, है ना। a b c जो भी मेरे यहाँ पे कोफिशिएंट बन रहे हैं सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मेरी मतलब अब टोटल कितने पेयर्स हो गए, अब देखो मैं दोबारा से आप लोगों को एक बारी बता रहा हूँ बच्चों, 2a - 3b = -1, यहाँ से मैंने इसको किया 0 से इक्वेट करके, फिर सिमिलरली मैंने यहाँ से इक्वेट किया, यहाँ पे मैंने 2a - 4b = -2 हो गया। जब मैंने इसको कैंसिल किया एक दूसरे के साथ तो यहाँ पर बच्चों ये हो गया मेरा 0, ठीक है। जब इन दोनों को देखा मैंने माइनस किया तो -3b -4b यहाँ पे आ गया b, और फिर यहाँ पर हो गया -1 -2 दैट इज 1। तो यहाँ से मेरी b की वैल्यू आई बच्चों 1, और फिर जब मैंने b की वैल्यू देख ली यहाँ से 1 आई बच्चों, तो फिर मैंने यहाँ पे एक बारी आप एक इक्वेशन में ना b की वैल्यू 1 डाल के देख लो, तो ये हो जाएगा 2a, इसमें डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। 2a - 3 -1, है ना, -1। तो यहाँ से बच्चों 2a आ जाएगा मेरा -1 + 3 दैट इज 2 के बराबर। तो यहाँ से मेरा a आ जाएगा बच्चों 1 के बराबर, a आ जाएगा मेरा किसके बराबर, a आ जाएगा मेरा 1 के बराबर, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ से मेरा a आ रहा है किसके बराबर, -1 के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो एक बन रहा है मेरा सेट -1, 1 और एक बन रहा है बच्चों 1, 1, है ना। -1, 1 इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है और 1, 1 इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है ना। 1, 1 इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, और मेरे को पता है कि तीनों के तीनों साइमल्टेनियसली कोफिशिएंट क्या होने चाहिए बच्चों, 0 होने चाहिए, है ना। तीनों के तीनों साइमल्टेनियसली कोफिशिएंट 0 होने चाहिए, लेकिन मैंने देखा कि भाई मेरी तो वैल्यूज ही अलग अलग आ रही हैं। अगर बच्चों एक चीज़ अब और ध्यान से समझो, अगर यहाँ पे भी a की वैल्यू -1 आ जाती तो मतलब तीनों की तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती, तीनों की तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती फटाफट, है ना। तीनों की तीनों चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती मेरी, तो मतलब मेरे को एक वैल्यू मिल जाती है। अब मेरे को बच्चे मिलके बताएंगे कि क्या इसका आंसर 0 होना चाहिए, क्या इसका आंसर 2 होना चाहिए। ज़रा सोचो, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी एनालिटिकल स्किल्स चेक हो रही हैं बच्चों कि इसका आंसर 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन मैंने देख ली है, फिर से कैलकुलेशन सही है। जब हम लोगों ने b मतलब इसको और इसको पकड़ा, है ना, इसको और इसको पकड़ के b की वैल्यू निकाली तो आई 1, ठीक है। और फिर जब b की वैल्यू डाल के देखी तो वहां से a की वैल्यू आ रही है बच्चों 1, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस b a की वैल्यू होनी चाहिए -1, है ना, a की वैल्यू होनी चाहिए -1। तो a और b की बच्चों ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो साथ में तीनों को सेटिस्फाई कर रही हो, साथ में तीनों को सेटिस्फाई कर रही हो। दैट इज माई करेक्ट आंसर इज 0, दैट इज माई करेक्ट आंसर इज 0 हेयर बच्चा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को यहाँ पर दोबारा से सोचना है कि यार एक बार b की वैल्यू मिल गई मुझे, है ना, b की वैल्यू मिल गई, लेकिन b की वैल्यू जब मैं इनमें डाल रहा हूँ तो a की अलग वैल्यू आ रही है, और जब इसमें डाल रहा हूँ तो a की अलग वैल्यू आ रही है भाई, है ना। यहां से a की वैल्यू 1 आ रही है और यहां से a की वैल्यू -1 आ रही है ना। a की वैल्यू -1 आ रही है, मतलब भाई मेरी a और b की वैल्यूज ऐसी कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जो साथ में इसको भी और इसको भी सेटिस्फाई करे। दैट इज माई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा आप क्लास एंड होने के बाद इसको दोबारा ध्यान से देख सकते हो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस लेक्चर। चलो अब बच्चों नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 4√3 + 4 times of x plus √3n - 24 is equal to 0 is an integer, find the value of n। भाई साहब ऐसा क्वेश्चन तो सर हमने देखा ही नहीं है आज तक।
क्या क्या कराए जा रहे हो, क्या मतलब कुछ यूज़ भी है इन सब चीज़ों का या नहीं है। बच्चों जब इसका सॉल्यूशन देखोगे ना, जब इसका सॉल्यूशन देखोगे ना 2 लाइन में होता हुआ, तो बोलोगे यार सर ये तो मैं सोच सकता था, लेकिन मैं सोच क्यों नहीं पाया। बच्चों सोच इसलिए नहीं पाए आप लोग क्योंकि आप लोग वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहे हो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है वो एक्स्ट्रा एफर्ट। आप अगर बच्चों भी 0.99 दे रहे हो और आप अपने एफर्ट को 1.01 बना देते हो, तो आपको पता है 0.99 की आप कुछ भी पावर करोगे और 1.01 की कुछ पावर करोगे तो बेटा उसमें बहुत डिफरेंस होता है। बस छोटा सा आपने बड़ा, सिर्फ आपके एफर्ट्स कितने बड़े 0.02, लेकिन आपके ओवरऑल रिजल्ट में इतना ज़्यादा फर्क आया। तो आई रिक्वेस्ट every one of you to put in more efforts to understand the concepts and basics of every chapter। ठीक है, चलो बच्चों क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है let n be a positive integer such that one of the roots of quadratic equation given as this is equal to 0 is an integer, find the value of n। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या है, 4x² माइनस 4√3, फिर आगे बढ़ेंगे +4, फिर आगे बढ़ेंगे x, ठीक है, फिर बढ़ेंगे √3, फिर बढ़ेंगे n, फिर -24 इज इक्वल टू 0। ये है। अब सबसे पहला सवाल कि भाई आगे कैसे बढ़ूं, सबसे पहला सवाल कि आगे कैसे बढ़ूं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ना आप लोग क्या करो, आप लोगों को यहाँ पर भी √3 दिख रहा है, यहाँ पर भी √3 दिख रहा है। तो सबसे पहले तो बच्चों इन टर्म्स को ना कंबाइन करके रख दो। ठीक है, फिर देखो अपने आप ही आपको ना चीज़ें होती हुई दिखने लगेंगी, है ना। सिर्फ रूप बदलो बेटा, बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही हो जाती हैं। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, -4√3x, है ना, फिर आएगा बच्चों -4x, फिर आएगा +√3n -24। ठीक है, कोई शक अभी तक। चलो अब क्या करते हैं, 4x², ये 4x और 24 इसको इस साइड लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x² -4x -24 प्लस यहाँ पे बच्चों √3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, √3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, n - 4x। सही है अभी तक सब कुछ, कहीं गलती तो नहीं करी सर ने कैलकुलेशन में। लास्ट क्वेश्चन में जैसे गलती होते होते बची थी कैलकुलेशन की वजह से, इसमें कोई अभी तक गलती तो नहीं हो रही ना। ठीक है, चलो अब देख लिया हम लोगों ने क्या आ रहा है बच्चों, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, n - 4x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी इज इक्वल टू 0। अब बच्चों मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है आप लोगों को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये x की वैल्यू गिवन है कि वन ऑफ द रूट्स इज एन इंटीजर, मतलब जब वो रूट में x की जगह डालूंगा बच्चों, तो क्या ये पूरी चीज भी एक इंटीजर नहीं आएगी, क्या ये पूरी चीज भी एक इंटीजर नहीं होगी, है ना। अगर x उसने गिवन है बच्चों, ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इंटीजर, है ना, इज एन इंटीजर, तो मतलब ये चीज पूरी की पूरी एक इंटीजर या फिर रैशनल नंबर भी होते हैं इंटीजर्स, तो निकल के ही आएगी। अब मेरे को ये बताओ बच्चों, उसने बोला हुआ है n इज अ पॉजिटिव इंटीजर और x मेरे को पता ही है कि x की जगह जब मैं रूट की वैल्यू डालूंगा, है ना, जब रूट डालूंगा तो रूट भी उसने बोला हुआ इंटीजर है, तो मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर है बच्चों, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर। अब इसको देखो, a प्लस ये √3 है ना, √3 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू 0। इस पूरी चीज को बच्चों ऐसे एनालाइज करो, ये मेरा पूरा का पूरा हो गया क्या, a, और ये मेरा बच्चों पूरा का पूरा हो गया b। और जैसे कि मैंने देखा कि a और b मेरे बच्चों क्या है, इंटीजर्स हैं या फिर रैशनल नंबर्स हैं। अब बच्चों मेरे को आप लोग बताओ, ठीक है, सारे के सारे प्राणी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मेरे को बहुत इजीली बता सकते हो कि जब a और b इंटीजर होंगे तो a प्लस √3b पूरा का पूरा 0 कब होगा, a प्लस √3b पूरा का पूरा 0 कब होगा, अगर मुझे पता है कि भाई a और b इंटीजर हो सकते हैं। बच्चों इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है, जब a और b दोनों के दोनों 0 हो जाए, दोनों के दोनों 0 हो जाए। भाई आप यहाँ पे 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, कुछ भी रैशनल नंबर रख लो, कुछ भी इंटीजर रख लो, एक रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है b, कभी 0 हो ही नहीं सकता अनलेस दोनों के दोनों 0 हो जाए।
इक्वेशन कभी पूरी की पूरी जीरो हो ही नहीं सकती अनलेस ए और बी जीरो हो जाए। बस विजुअलाइजेशन है बच्चों, ये आपको ये मैथ्स की बुक में एक थ्योरम की तरह दिख जाएगा, लेकिन दिस इज जस्ट अ मेयर ऑब्जर्वेशन। इतनी इजी हैं चीजें अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करते हो चीजों को, तो ठीक है। तो यहां से मेरे को पता चल रहा है कि भाई ये कंडीशन जब वैलिड होगी जब ए और बी जीरो होंगे, ठीक है। तो मतलब यहां से दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो एंड दिस शुड बी इक्वल टू जीरो एज वेल, ठीक है। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 24 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फटाफट सॉल्व कर दो इसको। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और जब आप इसको सॉल्व करोगे मिडल स्प्लिट से, तो आपका क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, तो x माइनस 3 x प्लस 2 आएगा, ठीक है। x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। एक बार चेक कर लेना, प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6, हाँ सही है। तो x माइनस 3 x प्लस 2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहां से मेरी बच्चों एक x की वैल्यू आ गई 3 और एक x की वैल्यू आ गई -2। सही या गलत? 3 और -2, और मेरे को बोला भी हुआ था कि रूट मेरे इंटीजर होंगे, तो एक 3 वैल्यू आई है, एक -2 वैल्यू आई है अभी तक x की, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं मेरे को वैल्यू निकालनी किसकी, एक्चुअली n की वैल्यू निकालनी है, एक्चुअली n की वैल्यू निकालनी है। यहां से बच्चों n इज इक्वल टू 4x आ जाएगा। अगर n माइनस 4x 0 होगा, इसकी वजह से इसको भी पूरा 0 होना पड़ेगा ना, तो n इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। तो यहाँ से n की एक वैल्यू तो हो जाएगी 12 जब मैं 3 पुट करूंगा, या फिर हो जाएगी बच्चों 4 इंटू -2 8 -8, है ना। अब आप लोग पूछोगे सर क्वेश्चन खत्म? नहीं बेटा, क्या बोला हुआ है, n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब -8 मेरे को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है 12, ठीक है। दोबारा बच्चों बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ना, बहुत ही लाजवाब सवाल है, क्योंकि बस ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना हमें फंसा देती हैं, है ना। फिर हम बोलते हैं एग्जाम में, सर मैं थ्योरम भूल गया, सर मैं ये भूल गया, सर मैं वो भूल गया। बेटा थ्योरम भी तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन ही है, आप उसको रटने लग जाते हो, हम लोग उसका मतलब ही नहीं समझते। यहाँ पे अब जैसे मैंने समझाया, अगर आप लोगों ने समझा होगा कि भाई ए और बी के पास कोई चारा ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है जीरो के अलावा कुछ होने का, है ना। कुछ भी डाल के देख लो, सेटिस्फाई होगा ही नहीं अनलेस ए एंड बी आर इक्वल टू 0। चलो सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब फिर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। ये है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मुझे भेजना है, फाइंड वैल्यू ऑफ के, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ के। आप लोगों को ये क्वेश्चन का जवाब मुझे भेजना है, या तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल दें आप सबके सब। आप लोग एक काम करो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सारे के सारे मुझे बच्चे बता देना कि के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू क्या आएगी। अगेन इट इज एन, आई विल से इट इज एन एवरेज क्वेश्चन, नॉट वेरी टफ, 3 स्टार क्वेश्चन, ठीक है, इट इज अ 3 स्टार क्वेश्चन। तो आप सबके सब बच्चे इस लेवल पे फॉर श्योर हो, इतने स्मार्ट फॉर श्योर हो कि आप ये क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। बस ट्राई करना आप लोग ये क्वेश्चन करने की, और मेरे को इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। चलो बच्चों, अब आगे की अपडेट मैं देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले तो 20 तारीख को 7 बजे, ठीक है, क्या बोला मैंने, 20 अगस्त 7 PM आप लोगों के लिए एक बहुत 10th के लिए, 10th में जो बच्चे अभी हैं उनके लिए एक बहुत स्पेशल चीज़ आने वाली है। वो स्पेशल चीज़ क्या है, उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। तो 20 अगस्त को 7 बजे सारे काम धाम छोड़ के आप लोगों को जुड़ना है हमारे साथ इस चैनल पे, और जानना है कि आप लोगों के लिए हमारी टीम ने क्या प्लान किया है, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे जुड़ेंगे। और इसके अलावा बच्चों आप लोग की डिमांड थी कि सर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर एकदम बेसिक से चालू करवा दो, तो ये तो हमारा साइड बाय साइड चलता रहेगा बच्चों। अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज है ना, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी करना, अपनी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं ये सब देखना, है ना, ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन प्रॉब्ली संडे या फिर मंडे से मैं आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। हम लोग एकदम बेसिक लेवल से एकदम
हाई लेवल तक, अच्छे लेवल तक, पार्ट बाय पार्ट, फिर क्वेश्चंस बीच में, ऐसे करके एकदम स्टेप बाय स्टेप उस चैप्टर को लेंगे, ठीक है। तो चलो, सी यू ऑन द अदर साइड, सी यू अगेन सून। एंड जैसे कि मैंने बोला 20th August 7 PM, मार्क द डेट, मार्क द टाइम, सी यू देयर, बाय बाय।